नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो कानपुर से खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मंत्री, सांसद, विधायकों से वार्ता करेंगे और व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों से भी राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। पूरा दिन सर्किट हाउस में ही रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 27 जून को सुबह 8:25 पर हेलीपैड पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9:05 पर हेलीकॉप्टर से अपने पुस्तैनी गांव परौख पहुंचेंगे। और ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 9:25 पर मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 4:50 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे और 28 जून को सुबह करीब 10 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। महामहिम कानपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 12:10 पर राजभवन लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रपति। तो ये पूरा उनका एक शेड्यूल है जो पहले से तय है। फिलहाल आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये कानपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में ये भी जानकारी दे दें, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। फिलहाल आज मंत्री, सांसद, विधायकों से बातचीत होगी। व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों से भी चर्चा हो सकती है और अपने पुस्तैनी गांव जाएंगे। उसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दें, लखनऊ राजभवन भी पहुंचेंगे, जहां कई अहम चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पुस्तैनी गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। कानपुर का दौरा उनका बेहद अहम माना जा रहा है। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी 30 जून को नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। 5 शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी शिक्षक अपने अपने जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक के हाथों ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लखनऊ से खबर, राजधानी में आज और कल बंद रहेंगी मेट्रो सेवाएं। बता दें, वीकेंड लॉकडाउन के चलते मेट्रो सेवा बंद रहेंगी। ऐसे में सोमवार सुबह 7 बजे से मेट्रो का संचालन होगा। 2 दिन के लिए मेट्रो संचालन रुका रहेगा। और लखनऊ से ही खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों को यूपी सरकार का तोहफा। ई लर्निंग पार्क और वाईफाई से लैस होंगे गांव के कॉलेज। ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों को प्रीलोडेड टैबलेट मिलेंगे। 5 कंप्यूटर, 5 प्रिंटर और वाईफाई की सुविधा मिलेगी। राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। 3,11,25,000 रुपए की उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नए महाविद्यालयों की स्थापना होगी। ऑनलाइन मान्यता की पारदर्शी व्यवस्था के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। बता दें, कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। निदेशक उच्च शिक्षा धन राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। और एक बार फिर से तेज होगा किसान आंदोलन। किसान पूरे प्रदेश में ये आंदोलन करेंगे। आज किसान यूनियन के नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अगुवाई में ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें, राजेश सिंह चौहान की अगुवाई में ज्ञापन सौंपेंगे। ओसीआर बिल्डिंग से सुबह 10 बजे मार्च निकालेंगे और मार्च करते हुए राजभवन जाएगा किसानों का डेलीगेशन। हैं, नवंबर से शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की और आज के वक्त की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से इस किसान आंदोलन में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है और लगातार हम देखते आए हैं कि किसानों की यही मांग कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। सरकार का यही कहना कि हम इस कानून में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कानून वापसी नहीं हो सकती है। और फिलहाल आप ये जत्था देख रहे हैं, किसानों ने रवानगी की अपनी।
तो किसान यूनियन ये मार्च के जरिए किसान आंदोलन में तेज़ी लाने जा रही है। जो रफ्तार अगर हम उसको लेकर बात करें तो बीच में ये रफ्तार धीमी पड़ती नजर आई थी। आज एक बार फिर से इस आंदोलन को तेज़ी देने की कवायद शुरू हो चुकी है। 7 महीने हो चुके किसान आंदोलन को और हर तरफ से किसानों का यही कहना कि इस किसान कानून को वापस लिया जाए और सरकार का कहना कि संशोधन कर सकते हैं लेकिन किसान कानून की वापसी नहीं होगी। अब ऐसे में जिस तरह से किसानों का एक हट सामने आ रहा है, कैसे किसानों को मनाया जाएगा, क्या किसान कानून की वापसी होगी, इसमें संशोधन होगा। फिलहाल 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और जब अंतिम वार्ता हुई थी तब भी कोई हल नहीं निकल पाया था, लेकिन आज भी किसानों का यही कहना कि हम किसान कानून की वापसी चाहते हैं। किसान पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। आज किसान यूनियन के नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजेश सिंह चौहान इनकी अगुवाई में ज्ञापन दिया जाएगा। और संवाददाता गौरव यादव फोन लाइन पर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए। गौरव, एक बार फिर से किसान आंदोलन में तेजी देखने को मिलेगी। जो शांति बनी हुई थी अब कहीं ना कहीं फिर से वो तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना की लहर आई और दूसरी लहर में सब कुछ समझा, ऐसे में किसान आंदोलन को भी किसानों की यदि माने तो उन्होंने धीमा कर दिया था, लेकिन सरकार ने या आम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब बॉर्डर पर लोग नहीं है और आंदोलन में वो जान नहीं है। इसी वजह से इस आंदोलन को एक बार फिर से तेजी दी जा रही है और आज इसी कड़ी में, क्योंकि आज लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, तो उसको देखते हुए जितने भी किसान हैं वो हर प्रदेश में हर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, जिससे राज्यपाल के माध्यम से वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचेगा, क्योंकि अपनी मांग को लेकर ये लोग सरकार के दरवाजे खटखटा चुके हैं और सरकार की तरफ से पिछले 5 महीने से कोई वार्ता नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो किसान है वो अब राष्ट्रपति की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं और उनसे अपनी गुहार लगाना चाहते हैं। जी ठीक, गौरव, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं किसानों के हट की और सरकार की तरफ से संशोधन की बात की, 11 दौर की वार्ता हो चुकी, कोई हल नहीं निकला, लेकिन आज ये जो मार्च निकाला जा रहा है इसको देखते हुए हम अगर सुरक्षा व्यवस्था और जो इंतजामों को लेकर बात करें तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रशासनिक टीम यहाँ पर लगातार रहते हैं, एलआईयू तंत्र लगातार यहाँ पर घूमता रहता है और लोगों के मन की थाह लेता रहता है कि क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ नहीं करना। उसी के हिसाब से जो प्रशासनिक टीम है वहीं आपको बैरिकेड की दूसरी तरफ दिखाएगी कि लगातार वहां पर जो फोर्स है वो लगातार तैनात है। कई लेयर्स बनी हुई है। वही दिल्ली की तरफ से यदि बात की जाए तो दिल्ली की तरफ से बैरिकेड लगाए हुए हैं जो परमानेंट बंद किया हुआ है, यानी कि प्रशासन हर रोज तैयारी हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है। जी, हालांकि गौरव, ये भी देखा गया है कि आधे से ज्यादा किसान अब अपने खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। कई सारे ऐसे किसान हैं जिनका आप कहना कि हमें काम से मतलब है अपने, और लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनका ये कहना कि हम अभी भी आंदोलन आगे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो किसान है, क्योंकि उसका पहला धर्म है खेती करना और खेती के बीच में वो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे में किसान आंदोलन को भी जारी रखना, यानी कि कृषि बिल के विरोध में जो आंदोलन है इसको भी जारी रखना किसानों की कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता है और एक धर्म है। वो दोनों ही धर्मों को बखूबी निभाने के लिए कुछ आते हैं तो कुछ चले जाते हैं, वो वाली स्थिति में किसान इस धरने को निभा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी है, इनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अपने धरने को किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतवीर आर्य, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और खतौली तहसील। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो धरना है 7 महीने से चल रहा है, कैसे चल रहा है? यहाँ पर खेत कैसे संभाल रहे हो, धरना कैसे संभाल रहे हो, और आज क्या कर रहे हो? बस आज चले आते, यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों स्टे करने के बाद हमारे जो दूसरे किसान हैं वो यहाँ पर आते हैं और हम अपना किसान खेती का काम भी जो है वो चालू रखते हैं। अब सरकार तो सुन नहीं रही। आज जो हमारा प्रोग्राम है
वो हर एक स्टेट के गवर्नर्स को माध्यम से जो है, गवर्नर के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन देना है। उस ज्ञापन में ये सारी बातें मतलब आएंगी। अब आप देखिए, किसान जो है इस समय जो पेस्टिसाइड हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनका रेट जो है वो कितना बढ़ गया है। इसके बाद जो है आप ये देखिएगा, खेतों में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़े में पेस्टिसाइड लगता है। पेट्रोल और डीजल की क्या बात है, कम से कम डीजल तो जो है आज 100 को पार कर गया, पेट्रोल भी 100 को पार कर गया। ये कहते हैं साहब हमने तो CT+2 कर दिया है, ये कहते हैं हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे दी है। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज तक तो लागू हुई नहीं मतलब यहाँ पर जो है। और ये कहते हैं सब हम आय दुगनी कर देंगे 2022 में। 2022 से मतलब जो है आने वाला है। गन्ने का पेमेंट है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। आज तक मावाना शुगर फैक्ट्री और आपका जो है फैक्ट्रियों में आज तक जो है किसानों का वो पेमेंट नहीं हुआ। 4 साल हो गए, 4 साल। अच्छा, एक चीज बताइए, गन्ने का यदि पेमेंट नहीं होता तो किसान गन्ने के पीछे क्यों, कोई और फसल क्यों नहीं बोता, या कभी ऐसा समय क्यों नहीं आता कि किसान ये मान ले कि भाई जब पेमेंट नहीं मिलता, इस चीज की पैसा नहीं देती सरकार, तो हम उधर की तरफ वो चीज पैदा ही नहीं करेंगे। नहीं पैदा, एक बात देखिए आप, जो है सरकार ने MSP घोषित कर रखा है 23 फसलों का। अब ये कितनी फसलों को देते हैं MSP, मुझे बताइए आप। जो है भाई गेहूं को दे देते हैं आप। जो है अन्य जो फसलें हैं हमारी 3 प्रकार की फसलें होते हैं, तिलहन, दलहन और अनाज। मोटा मोटा अनाज है। अभी आप जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की आपको बात बताऊं, 22 तारीख से इन्होंने गेहूं खरीदना बंद कर दिया और उस गेहूं खरीदने में जो है वहाँ पर लाइन लगी हुई है। भाई ऐसा सरकार प्रोसीजर क्यों नहीं करती? क्योंकि MSP जो है वो पूरे साल लागू हो गए। ये थोड़े कि 2 महीने में लागू कर दिया MSP को जो है, और उसके बाद जो हम किसान का जो है गेहूं जो खरीदना बंद कर दें, ऐसा कहाँ का नियम है भाई? जो है अब मार्केट में 1600 रुपये है उसमें जो है, लेकिन वहाँ पर 1975 में मतलब खरीद नहीं हो रही। वहाँ पर किसानों ने मतलब हंगामा किया, तब जाके मतलब तोल चाल हुई, लेकिन अब भी किसानों की वहाँ पर लाइन लगी हुई है और वो मतलब गेहूं खरीद नहीं कर रहे। भाई ये इस प्रकार का चाहे तो तहसील स्तर पे या क्रय केंद्र इस प्रकार के नियुक्त कर दे। मान लीजिए फसल तब आती है जब तब होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो किसान आंदोलन में एक बार फिर से रफ्तार आने वाली आज इस मार्च के बाद। लखनऊ से खबर, अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बता दें, अशफाक सैफी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अल्पसंख्यक आयोग में 7 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। हैदर अब्बास चांद आयोग के सदस्य बने हैं। सुरेश जैन को आयोग का सदस्य बनाया गया। नवेंदु सिंह सम्मान अफरोज को भी सदस्य बनाया गया। बख्शीस अहमद, रुमाना सिद्दीकी भी सदस्य बने। अनीता जैन भी आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। और मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्तार के वकील दरोगा सिंह निष्कासित कर दिए गए। मऊ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने निष्कासन किया है। एसोसिएशन से सारी सुविधाएं भी जो मिल रही थी वो हटा दी गई हैं। उन्नाव से खबर, असला के साथ वीडियो वायरल हुआ है। इसका मामला सामने आया था। बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी को असले के साथ गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए युवक के पास से असला बरामद किया गया है। बता दें, युवक के पास से देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिलहाल युवक जेल भेज दिया है। और यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो जारी किया। राजू श्रीवास्तव ने वीडियो जारी करते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। नमस्कार, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। यार, जान है तो जहान है, तो कोई आशंका मत पालो, कंफ्यूज मत हो। कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है वो लगवा लो। इसमें आप ही की भलाई है। सरकार का ये अभियान है, इसको सफल बनाइए, उसमें सहयोग करिए, आप ही के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसमें करना कुछ नहीं है। आप कोविन वेबसाइट में जाइए, अपना नाम रजिस्टर्ड करा लीजिए, फिर जो डेट और जो टाइम मिले उस दिन जाके टीका लगवा लें, है ना? तो जो अच्छी चीज है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ राजू। ग्रेटर नोएडा से खबर, मामूली विवाद में दबंग ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
ऑफिस से आ रहा था घर के लिए खाना खाने के लिए। अच्छा। और नवीन मंडी के सामने 2 बाइक आई, मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा मौसा जी का, तो मैंने बाइक हल्की स्लो करी फ़ोन देखने के लिए किसको, तो एकदम साइड में एक बाइक लगी, एक पीछे ही, और मेरा गोली मार दी एकदम, और गोली लगते ही मैं गिर गया बाइक के साथ। तो जैसा वो भगे ना, 2-3 फेड करी, शायद पता नहीं ऊपर वो करी या मेरे ऊपर करी, मेरे ऊपर तो बाइक गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो जब वे जा रहे तो मुझे पिछड़ गए, बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही तो रहे हैं। तो कोई विवाद चल रहा उनसे? हाँ जी, छजली के ऊपर लेकर विवाद था जी, रेवेन्यू में मामला था, और उसका भी डिसीजन आया था कल परसों। कितने लोग थे वे? वे जी 5-6 जने, 2 बाइक थी भैया। मैं और गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डॉक्टर से 4,50,000 की लूट का खुलासा किया गया। बता दें, पुलिस ने 4 शातिर अंतरजनपदीय लुटेरों को धर दबोचा है। गन पॉइंट पर करीब 4.5 लाख की लूटपाट की गई थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने इस लूट का खुलासा किया है। 12/6/2021 को एक लाइफ डायग्नोस्टिक्स सेंटर से, जो वहाँ का संचालक द्वारा 4.5 लाख रुपए पैसे लेके घर जाते वक्त 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा असला सटा के पैसे से भरे हुए तेले छीनने की शिकायत मिली थी। उसमें तत्काल SHO कैंट के द्वारा FIR दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया गया था, जिसमें तीन जो है स्पेशल टीम्स गठित किए गए थे, जिसमें SHO कैंट के साथ साथ SWAT टीम एवं सर्विलांस टीम भी इंस्पेक्टर सुशील शुक्ला के नेतृत्व में लगी। और जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। युवक का अपहरण कर हत्या की थी। फिरौती की रकम न मिलने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। आरोपियों से 2 देसी तमंचा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और बस्ती में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर जमकर लात घूसे चले हैं। 3 महिला को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। परशुराम थाना इलाके के चौरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। 3 महिलाओं का एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा। जमीन विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये मारपीट शुरू हुई थी। आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरह से महिलाएं आपस में मारपीट कर रही हैं, एक दूसरे को पीटते हैं। तो फिलहाल जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये मारपीट शुरू हुई थी। और वहीं द्वारका जिला के अमराई गांव में बीती रात एक लड़का और एक लड़की को गोली मारने के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुलिस को शक है कि वारदात को अंजाम देकर भाग रहे वहां सभी आरोपी हो सकते हैं, जो कि सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं कल रात हुई गोलीकांड में लड़के की तो मौत हो गई है, जबकि लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है और अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ पर एक हफ्ते पहले किराएदार आए थे और इनकी आपस में ही कुछ था, पीछे से कुछ था, उसकी वजह से ये मतलब करा है जो भी करा है। तो कितनी गोलियां चली है जी? ये बताते तो हैं, यहाँ सब 5-6 गोली चली हैं। तो किसी की मौत भी हुई है? हाँ, लड़के की मौत हुई है, लड़की को भी लगी थी, वो दूसरी छत से कूद के नीचे उतर गई, दूसरे मकान की छत से। पार्ट 2 है। यहाँ पर एक हफ्ते पहले किराएदार आए थे और
दिल्ली में एक बार फिर से सरकारी विभाग की लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में कुछ दिन पहले बनी नई सड़क धंस गई। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान माल को नुकसान नहीं हुआ और इस हादसे में सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी इसी सड़क पर ऐसा ही हादसा हुआ था और उस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। बावजूद इसके जिला प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर सेक्टर 21 का पॉकेट 9 है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये जो रोड है ये डीडीए का रोड है। अभी एक हफ्ते पहले बनना शुरू हुआ था ये रोड और जब बनना शुरू हुआ उसको 2 दिन पहले पीछे गड्ढा हो गया था जिसकी शिकायत की गई, लोग आए उसको भरा। लेकिन अब ये आज जो है रोड के एक हफ्ते बाद बनने के रोड के ये गड्ढा हो गया है और आप अगर कैमरा अपना घुमा के दिखाएंगे तो ये जो है ये गड्ढा जो कम से कम पहले स्टार्टिंग में तो 2 फुट का था लेकिन अब धीरे धीरे 15 फुट का हो गया है और ये एक हादसे को न्योता दे रहा है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से जानवर वगैरह कभी भी इसमें डल सकते हैं और यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो उनको भी खतरा है क्योंकि गाड़ियाँ जब जा रही हैं तो ये गड्ढा जो चौड़ा होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बाद से कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है और कई सरकारी परियोजनाएं जो कि अधर में थी अब उनका काम शुरू हो गया है। ये राजधानी दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सड़क है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर मैं आपको बताऊं अभी एक हफ्ते पहले से ये सड़क जो है वो बन रही थी लेकिन करीब एक हफ्ता पहले ही यहाँ इसी सड़क पर 10 से 12 फीट चौड़ा और करीब 4 से 5 फीट गहरा जो है वो खड्डा हुआ था और आज यहाँ पर करीब एक हफ्ते बाद एक बार फिर से जो है सड़क पर खड्डा हुआ है। आपको बता दें कि उस समय भी न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाया था जिसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और उस खड्डे को हालांकि अस्थायी तौर पर भरा गया था लेकिन अब फिर से एक बार फिर से जो है इस सड़क पर बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो हो रहे हैं, कुआंनुमा खड्डे बन रहे हैं जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और ये खड्डे जो हैं कहीं ना कहीं खतरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ यहाँ से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर एक और इसी तरह का जो बड़ा खड्डा है वो सड़क पर हो गया। सड़क बीचों बीच से बैठ गई है, तकरीबन 10 से 12 फीट गहरा जो वो खड्डा हो चुका है और ऐसे में जो लोग हैं यहाँ के लोग हैं जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है क्योंकि दोनों तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि दोनों तरफ मकान बने हुए जिसकी वजह से और जिस तरह से सुबह से ये गड्ढा लगातार चौड़ा होता जा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका है कि सड़क किनारे बने इन मकानों को भी कोई भारी नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान दे और जब हमने यहाँ के जो अधिकारी और विधायक हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।